मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देश का गहना है उद्योग, देश की शान। उद्योग देश का गहना है, उद्योग देश की शान। उद्योगों से ही होती है विकसित युग की पहचान। तो प्यारे मित्रों, आज हम निर्माण उद्योग के आप लोगों से निर्माण उद्योग आपका ये ज्योग्राफी का पाठ है और उस पर हम आज आपसे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि निर्माण उद्योग, जिनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो किसको कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि उद्योगों के प्रकार कौन कौन से हैं और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री अर्थात उद्योगों के प्रकार। फिर हम देखेंगे कि उद्योगों की स्थिति क्या है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें इसके जो प्रमुख घटक हैं जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, शक्ति के साधन, पावर, बाजार, मार्केट। चौथा आ गया आपका परिवहन। फिर हम इसी पे बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर श्रम इसके अंतर्गत ये भी एक घटक है। फिर लेबर, ऐतिहासिक कारक किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए। फिर है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्री पॉलिसी, इनका हम अध्ययन करेंगे। और इसी में फिर हम इसी पाठ के अंतर्गत ये चर्चा करेंगे कि हमारे मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं। मेजर इंडस्ट्रीज आपकी जो है लोहा इस्पात उद्योग, और फिर आगे आपका जिसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी आप कहते हो। और फिर जो है इसी पाठ के अंतर्गत हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपकी जो एकीकृत इस्पात कारखाने कौन कौन से हैं, अर्थात आपके देश में कौन कौन से कारखाने हैं, जिसमें से टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसको आप टिस्को कहते हैं, दूसरा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको आप इसको कहते हैं, फिर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, फिर चौथा आपकी जो लोहे का कारखाना है, उद्योग है, वो है राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील प्लांट। फिर आपका आ जाता है कि भारत इस्पात संयंत्र, भारत स्टील प्लांट्स। फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो इस्पात संयंत्र। इसी पाठ में हम ये भी देखेंगे कि अन्य हमारे इस्पात के संयंत्र कौन कौन से हैं, अर्थात स्टील के प्लांट कौन कौन से हैं। फिर इसमें हम, चूंकि ये उद्योग का पूरा लेसन ही है, इसी में हम देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर ये कहाँ कहाँ पर है, इनको हम देखेंगे। चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग की जो अवस्थिति है, अर्थात लोकेशन कहाँ कहाँ पर है और उनके कौन कौन से फैक्टर हैं। फिर अगला इसमें हम देखेंगे कि पेट्रो रसायन अर्थात पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कौन कौन से हैं। और फिर नॉलेज आधारित, ज्ञान आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो है वो उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसकी हम इन पाठों में जो है वो आपसे चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में हम आपसे जो है वो चर्चा करने वाले हैं कि इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपकी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमारे पाठ का नाम जो है
वो निर्माण उद्योग अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसको कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारा जो अभिप्राय होता है वो ये है कि हम अपने जो काम को करने के लिए तमाम प्रकार के उद्योगों की स्थापना हमको करनी होती है, और ये उद्योग अगर न हो तो उस देश का जो है वो विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। जैसे हम गेहूं, धान आदि जो हमारे जीवन की उपयोगी चीज़ें हैं, तो इनको आटा चावल के रूप में हम तैयार कर लेते हैं, तो इस तरह से ये हमारी उद्योग बन गई। फिर इसके अतिरिक्त कपड़े हैं, पुस्तकें हैं, पंखे, कारें हैं, दवाइयाँ, ये सब इन सब चीज़ों का जो निर्माण होता है तो वो उद्योग में ही होता है। और जो आधुनिक समय में जो भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो ये बन गए हैं। तो श्रमिकों को ये इनकी विशेषता होती कि ये रोजगार जो है वो बहुत उपलब्ध कराते हैं और इनका राष्ट्रीय जो आय में बहुत बड़ा योगदान देते हैं ये। तो अब आ जाते हैं कि उद्योगों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इनको हम कई तरह से देख सकते हैं कि इनका आकार जो है पूंजी के निवेश के आधार पर, श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को बृहद, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में बांटा जाता है। फिर इसमें स्वामित्व के आधार पर अर्थात इनका मालिकाना हक जो है वह किसका, इसको आप सब जानते ही हैं। जैसे कि आपका ये सार्वजनिक सेक्टर हो गया अर्थात पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो हमारी ये उद्योग हैं। दूसरा आ गया व्यक्तिगत सेक्टर अर्थात प्राइवेट। तीसरा आ गया मिश्रित और सहकारी सेक्टर में विभक्त किया गया है। मिश्रित दोनों जहाँ पर मिले हों अर्थात सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट, जहाँ पर दोनों ये उद्योग मिले हों उनको हम कहते हैं। तो इस तरह से इनके हम वर्गीकरण एक और आधार पे कर सकते हैं। सार्वजनिक, प्राइवेट, पब्लिक और जो दोनों मिश्रित होते हैं, इसके अतिरिक्त उद्योगों का वर्गीकरण उनके उद्योगों के उत्पादों के आधार पर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मूल पदार्थ उद्योग अर्थात वो किस किस कौन कौन सी चीज़ें उसमें लगी हुई हैं बनाने में। फिर पूंजीगत पदार्थ उद्योग और तीसरा आ गया मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और चौथा हो गया उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो इस तरह से उद्योगों द्वारा जो कच्चे माल के आधार पर भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कृषि पर आधारित अर्थात जहाँ पर कृषि का उपयोग हो, दूसरा वन आधारित उद्योग हैं, तीसरे हमारे खनिज आधारित उद्योग हैं और चौथे जो है वो उद्योगों द्वारा निर्मित जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। इसी तरह से उद्योगों का एक जो दूसरा प्रचलित वर्गीकरण है तो निर्मित उत्पादकों की प्रकृति के आधार पर भी हम इनको 8 प्रकार के उद्योगों में आप बांट सकते हो। जैसे कि धातु कर्म उद्योग अर्थात मेटल से यहाँ पर यूज होता है, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग जहाँ पर बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग के सामान का बनाने का काम होता है। तीसरा आ गया रासायनिक और संबद्ध उद्योग। चौथा हो गया वस्त्र उद्योग। फिर पांचवा खाद्य संसाधन उद्योग हो गया। खाद्य संसाधन का मतलब है कि भोजन को जो है इसमें प्रोसेस किया जाता है। जैसे गेहूं है तो गेहूं का आटा बना करके उसको बेचने का काम है, दाल है अरहर की है या किसी मूंग की है तो इनको जो है वो संशोधित किया जाता है, तोड़ करके उनको जो है दल करके उनको प्रोसेस किया जाता है, डिब्बा बंद किया जाता है। विद्युत उत्पादन उद्योग। सातवां हो गया इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और आठवां और महत्वपूर्ण हो गया संचार उद्योग अर्थात जिसमें हमारे जो जैसे मोबाइल हैं, टेलीफोन हैं, टीवी हैं, इनके जो तमाम उपकरण बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कलपुर्जे बनाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हो गई। और
तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब हमारे ये जो उद्योग हैं, तो ये तो हमने विभाजन कर लिया कि किस तरह से हम इनका विभाजन कर सकते हैं। अब आते हैं कि उद्योगों की स्थिति अर्थात लोकलाइजेशन इनका कहाँ कहाँ पर है। कोई भी उद्योग जब हम देखते हैं तो उसकी जो स्थापना होती है तो वहीं पर होती है जहाँ पर कि कुछ एक ज़रूरत के सामान उनको मिलते हैं, वहीं पर उद्योग स्थापित होते हैं, तो उनको हम कारक कहते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है कि उनकी जो है वो कच्चा माल हो। उद्योग किसी स्थान पर क्यों लगते हैं? क्योंकि कच्चा माल वहाँ पर पहले हो, क्योंकि भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर ये उपलब्ध होते हैं, अर्थात कच्चा माल जहाँ पर है। अब सपोज कि कच्चा माल जैसे कि भारी भरकम लोहे के सामान हैं, तो कच्चा लोहा जो है वो इस्पात के कारखानों में ले जाने का ढुलाई का जो चार्ज होगा वही बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चार्ज को कम करने के लिए इनकी स्थापना जो है वहाँ पर होती है जहाँ पर कच्चा माल होता है। तो इसी तरह से जैसे लुगदी उद्योग है, तांबा को गलाने का है और पिग आयरन का उद्योग है, तो ये सब कच्चे माल की प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। कोयला उद्योग, लोहा और कोयला दोनों इनमें जो है वो भार होता है, वजन होता है, तो ढुलाई के चार्ज से बचने के लिए लोहा इस्पात की जो स्थापना है उनके वहीं पर ये स्थापित होते हैं जहाँ पर ये कच्चा माल अर्थात स्रोतों के निकट होना चाहिए। और इसी कारण जो है वो लोहा इस्पात के हमारे जो कारखाने हैं वो कोयला क्षेत्रों के आसपास हैं, जैसे बोकारो हो गया, दुर्गापुर, इनके सब निकट स्थित हैं। इसी प्रकार से जो लौह अयस्क के जो स्रोत हैं जैसे भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के जो निकट स्थित हैं। अगला जो हमारा फैक्टर है महत्वपूर्ण कारक वो है शक्ति, अर्थात हम उद्योगों की स्थापना, कोई भी उद्योग वहीं पर स्थापित होता है जहाँ पर शक्ति के साधन जो है वो उपलब्ध होते हैं। जैसे कि शक्ति के साधन में आ गया आपकी बिजली आ गई, विद्युत की आपूर्ति वहाँ पर हो सके। फिर जो है पहले जो है उनके जो विद्युत के अतिरिक्त पेट्रोलियम जो है इनकी भी कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना ये भी शक्ति स्रोत के निकट ही की जाती है, क्योंकि इनमें अत्यधिक जो है वो शक्ति का, पावर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से अगला जो एक कारक महत्वपूर्ण है बाजार। सामान आपका तो तभी जो है वो सफल होगा जब हम क्या करें कि उन्नत बाजार हो, अर्थात हमारा जो बाजार है, अब जैसे हमने लोहे की बड़ी बड़ी चादरें हैं, रेल की पटरियां हैं, इनको सबको बनाए ही तो, लेकिन उनको ले जाने का बाजार हमको उपलब्ध हो। तो ऐसी जगह पर हम आगे चर्चा करेंगे कि इनकी स्थापना वहाँ पर हुई है जहाँ पर पत्तन है, जिन पर जो है वो आने जाने ले जाने का जो साधन है, या तो वो खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो बाजार की जो है वो उपलब्धता ये बहुत ज़रूरी होती है। अगला कारण है वहाँ पर स्थिति होने का कि परिवहन के जो साधन है, अगर परिवहन के साधन नहीं होंगे तो हमारा जो उद्योगों का सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह, परिवहन का साधन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने का महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और ज़्यादातर जो है ये जो उद्योग हैं ये वहीं पर स्थापित होते हैं जहाँ बेहतर परिवहन के ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी है, अर्थात वो सब सुलभ हैं। इसी तरह से आ जाइए श्रम, सस्ता श्रम, जितना ही सस्ता श्रम हमको मिल जाएगा, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, उसकी लागत जो है उतनी ही कम हो जाएगी। और लागत अगर कम हो गई तो हम उसको विश्व के सभी देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो उसका दाम है वो कम हो जाएगा। तो ये श्रम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ऐतिहासिक कारक, कभी कभी जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये औद्योगिक जो रूप में ये इसलिए भी
जो उभरे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है औद्योगिक इनका जो है ऐतिहासिक कारण भी रहा है। किसी न किसी ऐतिहासिक घटना से ये जुड़े हैं। तो व्यापारी जो पहले के लोग थे यूरोप के, यहाँ पर आ करके जो है इन्होंने इन उद्योगों की स्थापना किया। जैसे मुर्शिदाबाद है, ढाका है, भदोही, सूरत, बड़ोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि, ये सब जो महत्वपूर्ण निर्माण केंद्र के रूप में ये जो है वो आपके आ गए हैं। तो ये ऐतिहासिक जो कारक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो एक कारक है वो औद्योगिक पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, अर्थात सरकार की जो हमारी नीति जो है वो प्रभावित करती है। जैसे भिलाई और राउरकेला में लोहा इस्पात की स्थापना जो है वो देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्र के विकास के निर्णय पर आधारित था कि यहाँ पर जो है लोग, जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पर हैं, पिछड़ा है, इसलिए इसकी स्थापना यहाँ पर की जाए। तो समय समय पर जो भारत सरकार है तो ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों को अनेक प्रकार के जो है वो प्रोत्साहन देती रहती है। अब हम आते हैं कि हमारे जो मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं। तो मुख्य उद्योग हमारे, अभी हमने चर्चा की है कि हमारे जो जैसे औद्योगिक, किसी भी देश में औद्योगिक विकास के लिए लोहा इस्पात जो उद्योग है ये एक बेस होता है, महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि यही मशीनरी बनाता है और उस मशीनरी से तमाम फिर अनेक उद्योगों में काम में लाई जाने वाली मशीनें बनती हैं। तो ये एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो कच्चे माल पर आधारित चीनी उद्योग हो गए, तो ये भी जो है वो काफ़ी प्रचलित है। इसके अतिरिक्त आजकल जो है वो आधुनिक उद्योग में पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, और आईटी इंडस्ट्री के प्रौद्योगिकी जो है उसके ऊपर हम इन सब के जो हमारे हैं उन पे विवेचना भी हम करेंगे। तो पहला जो हमारा आधारभूत उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग है। तो लोहा इस्पात उद्योग के हमारे जो कारखाने हैं, लोहा, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए हमको ज़रूरत क्या क्या होती है। तो इसमें हमको लोहा अयस्क जो है वो कच्चा लोहा होता है जो कि ज़मीन से निकाला जाता है। और लोहा इस्पात उद्योग की जो हम बात कर रहे हैं तो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, अर्थात इस्पात उसको कहते हैं, स्टील को कहते हैं। तो स्टील को बनाने के लिए हमको जो है उसको गलाने के लिए पहले लोहा हो, अयस्क हो, कच्चा लोहा हो, उसको गलाने के लिए कोयले का चाहिए हमको, अच्छा किस्म का कोयला हो, फिर चूना पत्थर हो, डोलोमाइट हो, मैग्नीज हो, तो और अग्नि समृतिका अर्थात अग्नि को जो बर्दाश्त करने वाली ऐसी मिट्टी हो। तो ये सब कच्चे माल हैं जो कि इसको बनाने में, अर्थात स्टील को बनाने में, आयरन स्टील बनाने में इनकी आवश्यकता होती है। तो ये जितने भी हैं ये सब बहुत वजन वाले सामान होते हैं। इनको हम एक दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए पैसे बहुत खर्चा होंगे, तो उनका जो लागत आ जाएगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये कच्चा माल स्रोतों के निकट ही होते हैं। और भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में इनको जो है ये प्रदेश जो है हमारे स्थित हैं, जो उच्च कोटि के लौह अयस्क अच्छी गुणवत्ता वाले जो उसमें कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले आकर के देखते हैं कि इसके जो कारखाने हैं ये कौन कौन से हैं। एकीकृत हमारे कारखाने टाटा इस्पात कंपनी है जिसको आप टिस्को कहते हैं। टिस्को का मतलब है टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो लौह इस्पात उद्योग कलकत्ता रेल मार्ग के ये बहुत
निकट है और यहाँ से निर्यात के लिए, निर्यात किसको कहते हैं, दूसरे देशों को भेजने के लिए सबसे नज़दीक जो पत्तन है वो कोलकाता है। और संयंत्र को जो पानी मिलता है इस प्लांट को कहाँ से मिलता है, सुवर्णरेखा और खारकोई नदियों से इसको पानी मिल जाता है। लोहा कहाँ से मिलता है, नोवा मंडी और बादाम पहाड़ की खाने हैं, वहाँ से इसको लोहा मिल जाता है। कोयला जो है वो जोड़ा की खाने उड़ीसा में है। कोकाकारी जो कोयला है अच्छा किस्म का, ये कहाँ से मिलता है, झरिया और पश्चिम बोकारो कोयला क्षेत्र से इनको ये मिल जाता है। अब आती है दूसरी जो हमारी है, इसको अर्थात आयरन, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इंडियन आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला जो कारखाना था वो हीरापुर में और दूसरा कारखाना कुल्टी में स्थापित किया। तो 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको के सहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। फिर बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है, लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। तो इंडियन और आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जिसमें रानीगंज है, झरिया है और रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित हैं। तो इस तरह से लौह अयस्क हमको जो है वो कहाँ से मिलता है, वो सिंहभूम झारखंड से आता है। फिर पानी जो है ज़रूरत होती है तो ये दामोदर नदी से जो है वो हमको पानी मिल जाता है। दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो बराकर से भी प्राप्त किया जाता है। और 1972-73 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखाने में इस्पात उत्पादन जो है वो बहुत कम हो गया और ये संयंत्र जो है वो सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया, अपने अंदर में ले लिया गया, ये 1972 में। अब आते हैं तीसरी हमारी जो कंपनी है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जिसको कहते हैं विश्व शार्ट में, तो ये VISW। तो ये तीसरी जो हमारा स्टील का प्लांट है, संयंत्र है, ये विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स है। ये जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क के नाम से भी जाना जाता था। इसको जो है, जो कहाँ पर ये स्थित है, ये बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ हैं और केमन गुंडी के लोहा के, जहाँ कच्चा लोहा है, लौह अयस्क के क्षेत्रों के निकट है। चूना इसको कहाँ से मिलता है, चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में ये उपलब्ध है। लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता है, तो पहले जो है यहाँ से जंगलों से ये आसपास से जो लकड़ियाँ हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता था। अब आते हैं कि मानचित्र में एक नज़र आप दौड़ाइए कि भारत का जो लोहा इस्पात संयंत्र है ये हमारा कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये हमारा पश्चिमी पूरा क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये हुआ, ये आपका पूर्वी क्षेत्र है। और यहीं पर पूरा जो स्थान है जिसमें आपके बिहार का निचला स्थान, पश्चिम बंगाल, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और तो इसी जगह पर पूरा जो है वो आपका ये उत्पादन के क्षेत्र हैं। तो ये आसनसोल है, दुर्गापुर है, बोकारो है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, भिलाई, ये संयंत्र हैं जो कि दिखाए गए हैं इस आपके इसमें। तो इस तरह से इसमें कभी कभी मानचित्र में आपको जो है वो कोयला के क्षेत्र या लोहा इस्पात के संयंत्र जो है वो पूछे जाते हैं।
तो इसमें ये दिखाया गया है जो कि स्टार के रूप में है। ये दुर्गापुर हो गया, ये जमशेदपुर हो गया, राउरकेला ये हो गया उड़ीसा का, ये भिलाई का हो गया, फिर ये आपका बोकारो का हो गया। तो ये लोहे के इस्पात के अर्थात आयरन स्टील के प्रमुख जो है वो उत्पादकों जो है वो भारत में क्षेत्र है। फिर ये देखिए इस राउरकेला इस्पात संयंत्र को यहाँ पर दिखाया गया है कि इनको कहाँ कहाँ से जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो दिखाई, कहाँ से इनको क्या चीज़ें मिलती हैं। इसमें नीचे वाला जो है वो विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है, ये आपका भारतीय लोहा इस्पात कंपनी इसको है। तो इस जो मानचित्र यहाँ पर बने हैं लोहा इस राउरकेला का ये दिखाया गया है स्थिति, फिर विश्वेश्वरैया का दिखाया गया है, तीसरा जो है ये यहाँ पर भारतीय लोहा इस्पात कंपनी का दिखाया गया है। फिर ये जो है ये वाला जो मानचित्र है भिलाई का कारखाना है, और इसमें हमको ये देखना है कि हमको कहाँ कहाँ से ये जैसे जो सड़कें आपकी बनी, ये रेलवे लाइन ये आपकी दिखाई गई है, कहाँ से कहाँ तक ये विस्तार है। जमशेदपुर हो गया, फिर इधर की तरफ ये मुरी हो गया। तो यहाँ पर जो इसके लिए और चीज़ें होती हैं, मैग्नीज हमको यहाँ से मिलती है, इस्पात का संयंत्र जो है वो ये है यहाँ पर जमशेदपुर में। फिर चूना पत्थर जो है ये इधर से वीर मित्रपुर से प्राप्त किया जाता है, और कोयला जो है कोयले की जो खाने हैं ये आपकी इसमें दिखाई गई हैं आपके इस मानचित्र में। तो इस तरह से इनको देखना है, और जब इसका वर्णन कर रहे होते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इनकी जो स्थिति है और इनको अगर आप बनाएंगे तो निश्चय ही आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एक अतिरिक्त जो है तो हम अभी जो चर्चा अपनी कर रहे थे कि जो जंगलों से जो लकड़ियाँ जो है वो बनाई उसमें यूज की जाती थी पहले हमारे, ये हमारा जो कारखाना था जिसकी हम आपसे चर्चा कर रहे थे। तो ये चर्चा हम आपसे कर रहे थे कि ये विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी की हम चर्चा कर रहे थे, और उसमें हम देख रहे थे कि कोयला नहीं मिलता, इसलिए हम जो है इसका जो काम अपना चला रहे थे। तो ये वहाँ की प्राप्त जो लकड़ियाँ हैं जंगल से उनको यूज कर रहे थे हम अभी तक। तो फिर जो है चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे थे, अर्थात लकड़ी से काम चला रहे थे। बाद में विद्युत भट्टियाँ जो है वो लगाई गई, और स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 57 तक हमारी जो चली, तो इसमें विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, और ये हैं राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर के क्षेत्र हैं। संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में ये पहले थे, और 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। अब दूसरा वाला जो है विश्वेश्वरैया के बाद हम देखते हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र हमारा ये कहाँ पर है, इसकी चर्चा। तो ये संयंत्र जो है जर्मनी के कोलैबोरेशन से अर्थात उनके सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था, और इस संयंत्र का जो कच्चे माल की निकटता जिसकी हमने चर्चा किया था उसके आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार से जो है वो इसके ढुलाई का जो चार्ज है वो कम हो जाता है। तो इसको जो है पास में ही झारखंड से
जो झरिया की जो खाने हैं वो झारखंड में जो कि हैं वो वहाँ से कोयला मिल जाता है। सुंदरगढ़ और केतुझर से लौह कच्चा लोहा लौह अयस्क मिल जाता है। और विद्युत जो भट्ठियाँ हैं जिनमें गलाने का काम होता है विद्युत शक्ति, हीराकुंड परियोजना से इसको मिलता है। और जल जो है वो कोयल और शंख नदी से मिलता है। इसी तरह से अगला जो हमारा कारखाना है भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना है, तो भिलाई स्टील प्लांटो, तो इसकी स्थापना जो है रूस के सहयोग से हुई थी। पहले बहुत बड़े बड़े ये कारखाने थे, तो इतना आप लोगों के पास हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो विदेशों की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। और इसके उत्पादन जो है वो में पहले हमको जो लौह अयस्क की जो पूर्ति होती थी वो डल्ली और राजहरा के खानों से होती थी, तथा कोयला जो है वो कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त हो जाता है। और जल की जो आपूर्ति है वो तंदुला बांध से विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से इसको मिलती है पावर। और इस तरह से ये संयंत्र जो है प्लांट जो हमारा है कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। और इससे जो उत्पादित जो लौह स्टील है आयरन स्टील है वो विशाखापत्तनम के स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में ये जाता है, जहाँ से ये निर्यात किया जाता है। फिर आ जाइए आपकी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। और 1962 में इसमें उत्पादन जो है वो प्रारंभ हो गया था। और यह संयंत्र जो है रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है। और लोहा अयस्क जो है वो कहाँ से इनको मिलता है, नोआ मंडी से मिलता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कारपोरेशन डीवीसी जिसको कहते हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जल भी बहुत उसमें उपयोग होता है पीने के लिए। और जल को मिला करके तमाम चीज़ों को लोहा को गलाने के लिए, ये अन्य तमाम कामों के लिए, उसके सफाई के लिए, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो है दामोदर घाटी कारपोरेशन से डीवीसी से प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र। ये जो इस्पात का कारखाना स्टील का कारखाना है ये भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया। और इसकी जो परिवहन जो लागत है वो न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर जो है वो की गई थी। और बोकारो राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से इनको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और मालगाड़ी के डिब्बे जो है वापसी में राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। तो इस तरह से कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर से ही प्राप्त होता है। जल विद्युत जो है वही दामोदर घाटी से जो है कारपोरेशन द्वारा किया जाता है। और जो इसके अतिरिक्त अन्य जो स्टील के कारखाने हैं, तो चतुर्थ योजना के समय में स्थापित 3 नए संयंत्र कच्चे माल से दूर हैं और ये दक्षिण भारत में स्थापित किए गए हैं। जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित बिजाग इस्पात संयंत्र पहला पत्तन आधारित संयंत्र है, अर्थात पत्तन के आधार पर ये है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और इसकी पत्तन की जो अवस्थिति अर्थात पत्तन यहाँ पर है, इसलिए ये इसका जो केंद्रीकरण है वो लाभदायक है। विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट कर्नाटक में विकसित किया गया है। इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है और यह आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे लौह अयस्क प्राप्त करता है। इसी तरह से ये इसमें आप देखिए कि तैयार माल का उत्पादन दिखाया गया है। भारत
स्रोत जो इसका है इस्पात मंत्रालय भारत सरकार से ये लिया हुआ है और इसमें दिखाया गया है कि 2013, 2017, 18 तो 2013-14 में जो है वो कितना जो है वो उत्पादन मिलियन टन में होता था, तो 2013-14 में ये 87.67 था, जो कि अब ये सबसे ज़्यादा उत्पादन इसमें देखिए 2016-17 में 101.3 इसका उत्पादन हो गया और 17 में फिर इसका उत्पादन 86.6 हो गया, जो कि ये उत्पादन यहाँ पर घटा है। तो अब हम जो देखते हैं कि दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है तो ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया हुआ था और फिर इनकी जो अलग अलग हम देख रहे थे कि ये छोटे वाले जो विजयनगर संयंत्र हैं तो ये छोटे वाले हैं जो कि कर्नाटक में इनका जो है वो विकास जो है वो हुआ है। चूना पत्थर का ये उपयोग करता है जो यहाँ पाए जाते हैं आसपास। सेलम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र में ये चालू किया गया है। इन प्रमुख इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयों की स्थापना की गई है। इनमें अधिकांश जो है अपने कच्चे माल के रूप में ही लोहे का उपयोग करते हैं और विद्युत भट्टियों में ये प्रक्रमित किया जाता है। अब अगला ये तो हो गया हमारे लोहा इस्पात उद्योग। अब हम आती है दूसरे इस्पात कारखाना, वो दूसरा जो है हमारी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अपने भारत में कैसा विकास ये हुआ है, ये हम आपको दिखाएंगे। सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भारत के परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्य काल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे और भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, छीट और अन्य प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए ये पहले प्रसिद्ध था। तो भारत में इस उद्योग के विकास के कई जो है वो कारण है, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय अर्थात गर्म प्रदेश है और यहाँ सूती कपड़ा जो है गर्म और आर्द्र जलवायु इसको चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल जाती है। तो भारत में कपास की जो उत्पादन ये पहले बहुत ज़्यादा होता था और देश में उद्योगों के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक है प्रचुर मात्रा में ये मिल जाते थे। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्र का उत्पादन जो है पीढ़ियों से करते चले आए और अपनी कुशलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करते चले आए, जिससे ये कुशल हो गए। तो प्रारंभ में जो अंग्रेज थे तो सूती वस्त्र उद्योग के विकास को इन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया था। ये क्या करते थे कि कच्चे माल को जो है यहाँ से ले जाते थे। अब ये देखिए यहाँ पर पावर लूम सूत की कताई जो है ये पहले कैसे ये दिखाया गया है। हथकरघा वस्त्र उद्योग हाथ से ये बनाया जा रहा है और इधर की तरफ जो है वो पावर से बनाया जा रहा है, अर्थात बिजली से चलने वाले हैं आजकल पावर लूम। और ये है हाथकरघा वस्त्र उद्योग। हथकरघा अभी भी जो है वो है अपने यहाँ बहुत कम मात्रा में ये हाथ से बनाया जाता है। जैसे दरियाँ हैं, कारपेट हैं, तो वहाँ ये ज़रूर इसका प्रयोग होता है। उसका स्थान जो है वो सूती वस्त्र ने ले लिया है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि पहले इस यहाँ से जो है कच्चे माल को जो है वो अपना ले जाया करते थे और मैनचेस्टर जो बहुत बड़ा औद्योगिक स्थान है और लोअर लिवरपूल
पुल स्थित अपनी मिलों के लिए जो है वो यहाँ से कच्चा माल भेज देते थे, अर्थात कपास है उसको वहाँ से भेज देते थे और तैयार माल यहाँ भारत में लाते थे। अर्थात यहाँ पर सस्ते दाम पे जो है वो सूत जो है वो खरीदते और महंगे दर पे जो है यहाँ पर बना के अपने यहाँ से यहाँ पर हमारे यहाँ दे जाते थे, तो उसका जो है वो लाभ होता था उन लोगों को। तो ये कपड़ा सस्ता होता था, तो यहाँ के जो लोग थे वो कंपटीशन नहीं कर पाते थे, तो कुटीर उद्योग जो यहाँ के थे वो धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो गए। तो 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई और इस शहर में जो सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में कई लाभ यहाँ पर मिले। गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत ये पास थे। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए, अब यहाँ पर देखिए कि सूती वस्त्र के उद्योग के ये आपके भारत में जहाँ जहाँ पर है ये दिखाया गया है। तो ये पूरा सूती वस्त्र उद्योग है। देखिए अपने उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, कानपुर है, बनारस है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, फिर ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, दिल्ली में भी जो है ये सूती वस्त्र के ये कारखाने दिखाई पड़ रहे हैं। अब आ जाइए कि महत्वपूर्ण जो ये गुजरात है, राजकोट, पोरबंदर, बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, फिर ये आप जाइए मध्य प्रदेश में आपके इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, बुरहानपुर है, फिर ये महाराष्ट्र में आ जाइए ये क्षेत्र पुणे, औरंगाबाद, फिर मुंबई है, जलगांव है, फिर आपके ये आ गया ये स्थान महाराष्ट्र के बाद ये आपके कर्नाटक में आ गया, देवनगिरी, बेल्लारी, हुब्बली, कर्नाटक, मैसूर, बेंगलोर, ये सब उत्पादन के कारखाने, ये उत्पादन के जो ये उद्योग हैं ये यहाँ पर हैं। फिर आ जाइए केरल, कोयम्बटूर, फिर मदुरई, फिर आपके तमिलनाडु का ये क्षेत्र, मद्रास, ये गुंटूर, चेन्नई, फिर हैदराबाद, वारंगल। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है, हुगली पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, हावड़ा, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, तो ये क्षेत्र जो है हमको सूती कारखाने ये इनकी भारत में स्थिति कहाँ कहाँ पर है इनको ध्यान में हमको रखना है। तो हम ये देख रहे थे कि हमारी जो 1954 में पहली जो मिल इसकी स्थापित हो गई मुंबई में, तो गुजरात और महाराष्ट्र के जो उत्पादक क्षेत्र से इनको जो है वो सस्ता जो है वो मिल जाता था। कच्ची कपास जो है वो इंग्लैंड को जो है वो निर्यात करने के लिए जो पत्तन थे वो भी जो है वो सुलभ थे। मुंबई पत्तन तक ये जो है पहुंचाया जाता था इनको, इसलिए कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय भी वित्तीय जो है वो अर्थात जो मुद्रा का केंद्र थी एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी यहाँ पर थी। रोजगार का प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण यहाँ पर श्रमिकों की समस्या नहीं थी, अर्थात ये स्थान जो है वो श्रमिकों का आकर्षक केंद्र था, इसलिए सस्ते श्रम जो है वो प्रचुर मात्रा में आसपास मिल जाते थे। तो इस तरह से इसकी जो कच्चा माल है वो यहाँ पर आसपास मिल जाता था। फिर जो मशीनें थीं वो इंग्लैंड से मंगाई जाती थी। बाद में दो और मिलें खुल गईं, शाहपुर मिल और कैलिको मिल अहमदाबाद में स्थापित की गईं। 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 400
1923 तक पहुंच गई थी, अर्थात आज़ादी के पहले तक। लेकिन देश में फिर विभाजन के कारण जो है उद्योग का बहुत जो है वो हिस्सा जो है वो दूसरे देश में भी चला गया, क्योंकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो क्वालिटी वाली जो कपास थी वो पश्चिम पाकिस्तान में ही होती थी। भारत में 409 मिलें और केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र जो है रह गए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे फिर से पुनर्लाभ की स्थिति आई और ये फिर से विकास इसका होने लगा। तो इसका जो सूती वस्त्र उद्योग है इसको 2 सेक्टर में आप बांट सकते हैं। एक तो संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र का मतलब हो गया कि जिसमें जो श्रमिक हैं, काम करने वाले होते हैं, उनका एक संगठन होता है और उनके ऊपर एक कानून होता है, नियंत्रण होता है। जबकि असंगठित जो क्षेत्र होता है वो खुदरा इधर उधर फैला हुआ होता है। तो विकेंद्रित सेक्टर के अंतर्गत हथकरघा, खादी सहित और विद्युत करघा में फिर ये कपड़ा उत्पादित किया जाता है, जैसे कि उदाहरण हमने पीछे देखा है। संगठित सेक्टर के उत्पादन में से तेजी से जो है अब कमी आई है। 20वीं शताब्दी के मध्य में 81% से ये घट करके 2000 में केवल लगभग 6% ये रह गया है। और वर्तमान में देश के उत्पादन में सूती वस्त्र हथकरघा सेक्टर की तुलना में विकेंद्रित सेक्टर में विद्युत करघों के द्वारा पावर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, पावर लूम के द्वारा ये उत्पादित किया जाता है। तो जो कपास है ये एक शुद्ध कच्चा माल है और जिसका वजन जो है वो निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। दूसरे जो कारक हैं, करघों को चलाने के लिए शक्ति चाहिए, श्रम चाहिए और पूंजी चाहिए, बाजार, ये सब जो है ये उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। अर्थात तो वहीं पर ये कारखाने होते हैं जहां ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। वर्तमान में उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो हमारा है सूती वस्त्र उद्योग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में जो हमारी ये पहली सूती मिल, सूती वस्त्र उद्योग की जो तेजी से विस्तार हुआ, तो आकस्मिक रूप से संख्या जो है बढ़ी और स्वदेशी आंदोलन ने उद्योग की प्रमुख रूप से इसको प्रोत्साहित किया, क्योंकि ब्रिटेन के बने सामानों का बहिष्कार जो है वो होने लगा। और 1921 के बाद रेल मार्गों का विकास हुआ, दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों की तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बंगलोर में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त सोलापुर, बड़ोदरा सूती वस्त्र के केंद्र बन गए। कानपुर में अभी हम लोगों ने जो देखा मानचित्र में, निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। फिर जहां पर पत्तन थे उनकी सुविधा के लिए कोलकाता में मिलें जो है स्थापित की गई। जल विद्युत शक्ति के विकास के लिए भी जो है उत्पादक क्षेत्रों से दूर सूती वस्त्र मिलों की अवस्थिति में भी सहयोग मिला है। तमिलनाडु में इस उद्योग के तेजी से विकास का कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल शक्ति की उपलब्धता है। उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आदि केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण कपास जो उत्पादक क्षेत्रों से उनके दूर होते हुए भी उद्योगों की स्थापना जो है वो की गई। इस प्रकार भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में जहां एक या एक से अधिक अनुकूल जो कारक थे वो विद्यमान थे, तो इस तरह से सूती वस्त्र के जो है स्थापना वहां पर की गई। इसी प्रकार कच्चे माल के स्थान पर बाजार और सस्ते स्थानिक श्रमिक या विद्युत शक्ति की उपलब्धता का अधिक महत्वपूर्ण जो है वो हो गई। तो वर्तमान में
अहमदाबाद, भिवांडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र हैं और कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट इनकी स्थिति है। फिर महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास के उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब दूसरे जो महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक हैं। कर्नाटक और पंजाब के अतिरिक्त तमिलनाडु में सबसे अधिक मिलें हैं। इनमें से अधिकांश कपड़ा न बनाकर सूत का उत्पादन करती हैं। कोयम्बटूर, यहाँ तमिलनाडु के लगभग आधे से अधिक मिलें स्थित हैं, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। फिर चेन्नई, मदुरई, तिरुवनवैली, तूतीकोरिन, तंजावुर, रामनाथपुरम और सेलम दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों के कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है, जहां देवनागरी, हुबली, बल्लारी, मैसूर और बेंगलोर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में भी हैं। वहां अधिकांश कताई मिलें हैं जो सूत का उत्पादन करती हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल अभी हम लोगों ने मानचित्र पर देखा था, ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और उत्तर प्रदेश में अपने कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मोदी नगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में सूती मिलें हुगली प्रदेश में स्थित हैं। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्याम नगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से सूती कपड़े के उत्पादन में लगभग 5 गुनी वृद्धि हुई है और सूती कपड़े का सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की जो और समानताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर भी आप जो है उस पर जरा विचार कीजिए कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा इसका भाग जो लेंगे चीनी उद्योग के अतिरिक्त और कौन कौन से हैं, उनको हम इसको अपने इस क्रम में जो है वो सम्मिलित करेंगे। तो इस तरह से